जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, लू फेंग अपने मास्टर एम्पर चू से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे एम्पर चू उसे काफी सारे एम्परर्स एंड मोनार्क्स के बारे में बताता है। लू फेंग को पता चलता है कि उसका जो क्लोन है वो इतना पावरफुल है, इवन पावरफुल एम्पर एंड मोनार्क्स को भी उसे मारने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। एम्पर चू लू फेंग को बताता है कि पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर कुल मिला के 4 ही ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें पूरी तरीके से मार सकते हैं, जिनमें से 2 एशियन कंट्री के एंसेस्टर्स है एंड ईस्ट पोलो डोमेन एंड डी क्विंग, क्योंकि ये सारे के सारे गॉड किंग के ऑलरेडी अल्टीमेट रिलम को पास कर चुके हैं। लू फेंग थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि पास्ट के अंदर कभी भी उसके मास्टर ने कभी भी उसे इस तरीके के पावरफुल लोगों के बारे में नहीं बताया था कभी भी। डी चू लू फेंग को बताता है कि इन चारों से तुम्हें हमेशा से दूर रहना है, क्योंकि फिलहाल ये जो 4 लोग हैं ये इवन डी चू की भी औकात से बाहर है। बट तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब तुम उनसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। लेकिन इस वक्त तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो एट द एंड एम्पर्स एंड मोनार्क्स है जिनसे तुम्हें दूरी बनाए रखनी है। एंड वैसे भी वो लोग हुनियान ब्लड लाइन को प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से पल्यूट हो चुका है एंड वो काफी ज्यादा गुस्सैल किस्म के लोग हैं। एंड लू फेंग ये सब चीजें चू युआनाओं के साथ भिड़ने के बाद समझ चुका था कि चू युआनाओ वही चौधरीलम का वॉरियर था जिसे लू फेंग ने कैद करके रखा था स्टार्ट आवर के अंदर। एम्पर चू लू फेंग से कहता है कि जो पाथ ऑफ कल्टीवेशन है ये सही में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। जब तुम सेकंड लेवल के ऊपर पहुंचोगे डिवाइन किंग रिलम के, तब तुम इन सब चीजों को और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ये ऐसे ही होता है जैसे कि सबसे पहले 10 बेसिक लॉज को कॉम्प्रहेंड करना काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन आगे जाके उन 10 लॉज को आपस में इंटीग्रेट करके लॉज ऑफ चॉस को फॉर्म करना उतना ही मुश्किल। वैसे ही होता है जैसे कि सेवरल ब्रांचेस को कॉम्प्रहेंड करना, बट उसके आगे जाके इन सारे ब्रांचेस को मिला के एक करके कॉम्प्रहेंड करना उतना ही मुश्किल। इवन अभी इस वक्त इन सब चीजों को मैं खुद भी नहीं कर सकता। इवन ये सारे के सारे जो एम्परर्स एंड मोनार्क्स है, ये सारे के सारे ऐसे लाइफ फॉर्म्स है जो कि अल्टीमेट डिवाइन किंग रिलम के ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन ऑलमोस्ट उनमें से ज्यादातर लोग सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। बस डी किंग एंड लॉर्ड ऑफ 10,000 रिलम, यही 2 ऐसे बंदे हैं जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट ग्रिड ऑफ ओरिजिन को समझ पाया। इसी बाद जो एम्पर चू है वो लू फेंग को कुल मिला के 3 ऐसे तरीके बताते हैं जिसकी मदद से वो गॉड किंग रिलम के ऊपर पहुंच सके। आई मीन टू से अल्टीमेट रिलम ऑफ गॉड किंग। पहला वे तो यह है कि लू फेंग को पूरी तरीके से कंप्लीट ओरिजिन ऑफ एवेन्यू को कॉम्प्रहेंड करना पड़ेगा, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट वे है। एंड डी क्विंग एंड लॉर्ड ऑफ 10,000 रिलम, इन दोनों ने इसी सेम पाथ को कैरी किया था। सेकंड वे है कि वो अपने मास्टर की तरह कोई तरीका इस्तेमाल करे, यानी कि किसी पावरफुल इनहेरिटेंस का, इसके मदद से एंड कुछ सीक्रेट सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज से एंड हुनियान मटेरियल से वो लोग फाइनली अल्टीमेट रिलम ऑफ गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच सकते हैं। जब वो ब्रेक थ्रू कर देंगे तो उनकी पावर सही में काफी ज्यादा पावरफुल होगी। एंड लास्ट तरीका है कि लू फेंग हुनियान ब्लड लाइन का इस्तेमाल करे। एंड हुनियान ब्लड लाइन के साइड इफेक्ट्स तो आप ही लोगों को ऑलरेडी पता ही होंगे। एक ऐसी चीज है जो भले एक इंसान को काफी ज्यादा अद्भुत शक्तियां दे देती है, उसकी कल्टीवेशन स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देती है, लेकिन बदले में ये उस इंसान की सोल खा जाती है, यानी कि एक तरीके से उसका दिमाग ही खा जाती है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ये सारे जो एम्परर्स एंड मोनार्क्स है, जो कि अपने खुद के बलबूते के ऊपर ओरिजिन ऑफ एवेन्यू को पूरी तरीके से कंप्लीटली कॉम्प्रहेंड करके अल्टीमेट रिलम ऑफ गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंचे हुए हैं, ये लोग डेफिनेटली उन बाकी लोगों से ज्यादा पावरफुल है जिन्होंने सेकंड एंड थर्ड पार्ट को चूज किया हो। एंड मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि ये जो 2 एशियन कंट्रीज के एम्परर्स है वो इतने ज्यादा पावरफुल है, इवन अगर इन लोगों के सामने पीक लेवल का सेक्टर बीस्ट भी आ गया तो उसके साथ भी ये लोग डील कर लेंगे, क्योंकि एक सेक्टर बीस्ट ऐसी जात है जो कि काफी ज्यादा आलसी होती है एंड वो अपने आलस के अंदर ही काफी ज्यादा आगे बढ़ जाती है। जैसे कि मुरुशा को ही देख लो, कॉम्प्रहेंशन करने की कोई नीड ही नहीं होती, ऑटोमेटिकली खा पी के उसका कॉम्प्रहेंशन गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। फाइनली कुछ और 1000 सालों के बाद वो फाइनली अपना ब्रेक थ्रू करके अल्टीमेट रिलम के ऊपर पहुंच जाएगा। उसके कंपैरिजन के अंदर जो कल्टीवेटर्स होता है वो हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन बस डिफरेंस इतना होता है कि कल्टीवेटर्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सेक्टर 20 के कंपैरिजन के अंदर। एम्पर चू बताता है कि यही रीजन है कि काफी सारे लोग एशियन कंट्रीज के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं, कोई भी अपना संबंध नहीं खराब करना चाहता इन एशियन कंट्रीज के साथ। एम्पर चू लू फेंग को बताता है कि जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तुम्हें और ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीजों के अलावा और भी काफी सारी ऐसी एलियन रेसेस है जिनके बारे में इवन ये लोग भी पूरी तरीके से नहीं जानते। एंड इवन उन लोगों के थ्रू तो मैं खुद बुद्धू बन गया था, वो लोग मुझे टोपी पहना के चले गए थे एंड मुझे इस चीज का पता भी नहीं चला। उसके बाद जो एम्पर चू है वो अपने हाथों को लहराते हैं एंड उनके हाथों के अंदर से एक स्ट्रीम ऑफ लाइट निकलती है जो कि लू फेंग की बुद्धि में जाके घुस जाती है। एंड इसके थ्रू वो लू फेंग को काफी सारी ऐसी चीजें बता देते हैं जो कि वो मुंह से नहीं बता सकते थे। एंड वो साथ ही साथ अपनी पूरी की पूरी विजडम लू फेंग को प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि एक तरीके से लू फेंग को उन्होंने काफी सारा नॉलेज दे दिया था पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बारे में, हर एक पर्सन के बारे में जिसके बारे में लू फेंग का जानना जरूरी था, काफी सारी सीक्रेट ट्रेजर साइट्स के बारे में एंड काफी सारे ट्रेजर्स के बारे में भी। अगर लू फेंग इन सारे इन्फॉर्मेशन को खरीदने जाता तो पता नहीं उसको कितने 100,000 मिलियन मेरिट्स कॉइन का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन लू फेंग को ये इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल चुकी थी एंड साथ ही साथ और भी काफी सारे ट्रेजर साइट्स की लोकेशन भी मिल चुकी थी। लू फेंग अपने मास्टर को थैंक्स कहता है एंड वो अपने मास्टर के लिए सही में काफी ज्यादा ग्रेटफुल था कि उसके मास्टर ने इतनी ज्यादा महंगी इन्फॉर्मेशन उसे दी।
एंड मास्टर चू कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ एंड इसलिए मुझे पता चल पाया कि तुम गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू हो पाए मेरे कॉज एंड इफेक्ट के कारण। लेकिन और भी काफी सारे ऐसे गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स है पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर जो कि बस ग्रेट वे ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर स्टडी करते हैं। तो उनका ये जो वे ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है ये लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है। उन्हें भी कुछ ही टाइम के अंदर पता चल जाएगा कि तुम गॉड किंग लेवल के ऊपर ऑलरेडी अपना ब्रेक थ्रू कर चुके हो। तो तुम भी अपनी नई आइडेंटिटी के लिए तैयार रहना एंड तुम्हें जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसके लिए भी। लू फेंग एम्परर चू के पहले से निकल चुका था, लेकिन उसी के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि तुरंत कुछ ही टाइम के बाद ही जो न्यूज होती है काफी ज्यादा तेजी से वायरल होना स्टार्ट हो जाती है। ऑलरेडी टू लार्जेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज के बारे में पता चल गया था कि जो लू फेंग है वो ऑलरेडी अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है गॉड किंग लेवल के ऊपर एंड साथ ही साथ वो फर्स्ट लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल के ऊपर पूरी तरीके से इनविंसिबल भी हो चुका है। धीरे धीरे करके ये जो इन्फॉर्मेशन है पूरी के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर फैलना शुरू हो जाती है। पोलो गॉड किंग को भी इस चीज के बारे में पता चल जाता है एंड पोलो गॉड किंग को थोड़ी सी जलन होती है अंदर ही अंदर। जो पोलो गॉड किंग होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है। वैसे उसके पास भी मास्टर है जो कि गॉड किंग लेवल के ऊपर है, जो कि उसे गाइड करता है। जब उसका कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा था तो उसने हुनियान ब्लड लाइन के ऊपर शिफ्ट कर दिया, जिसके कारण वो गॉड किंग लेवल के फर्स्ट लेवल के ऊपर पूरी तरीके से इनविंसिबल हो गया। लू फेंग के कंपैरिजन के अंदर वो अभी भी बहुत ज्यादा पीछे है। काफी ज्यादा लंबे टाइम से कोशिश कर रहा है लेकिन वो गॉड किंग लेवल के सेकंड लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। वही हम लोग को जाओशेन सिटी देखने के लिए मिलता है एशियन कंट्री ऑफ थंडर के अंदर, जहाँ पे हम लोग को लू फेंग के टीचर मास्टर जाओशेन की देखने के लिए मिलता है, जो कि चॉटिक ओरिजिन ब्लड लाइन को कॉम्प्रहेंड कर रहे थे। इन्हें कोई भी जल्दी नहीं थी गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू करने के लिए एंड वैसे भी ये पहले ही गॉड किंग थे तो इन्हें गॉड किंग लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस अभी अपने फाउंडेशन के ऊपर आराम से ध्यान कर रहे थे। अचानक से जो जाओशेन की एक्सप्रेशन होता है वो एकदम से चेंज होता है। उसे कुछ नोटिफिकेशन आते हैं जो कि लू फेंग के इंटेलिजेंस के बारे में थे। उसने लू फेंग के इंटेलिजेंस को ऑलरेडी प्रीमियम पैक खरीद के रखा था। जैसे लू फेंग के इंटेलिजेंस के अंदर कोई भी नई चीज अपडेट होती थी वैसे ही सबसे पहले इस बंदे को पता चल जाता था। मास्टर जाओशेन को पता चल जाता है कि जो लू फेंग है वो ऑलरेडी अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि लू फेंग इतना तेज कैसे है। लू फेंग को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आए हुए बस कुछ 100 सेंचुरीज बीती थी एंड इसी के अंदर वो ऑलरेडी एक गॉड किंग लेवल का वॉरियर बन चुका था। वो इतना फास्ट कैसे हो सकता है। मास्टर जाओशेन को अचानक से अपने कुछ पुराने दिन याद आने लग जाते हैं, कैसे उनके ऊपर अटैक हुआ था, उनके सारे के सारे क्लोज वन मारे गए थे, उनके बच्चे मारे गए थे, उनकी बीवी मारी गई थी, उनके पास कोई रास्ता नहीं था एंड वो वहां से भाग गए थे। ओरिजिन कॉन्टिनेंट छोड़ के ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर चले गए थे। कि वो काफी अच्छी तरीके से जानते थे कि वो उन 3 फूड किंगडम के किंग्स के साथ नहीं फाइट कर सकते। उन्होंने सोचा था कि वो सेक्टर 20 को एनस्लेव करेंगे या फिर एक डिसाइपल ट्रेन करेंगे जो कि उनके लिए उनका रिवेंज लेगा। बट एट द एंड इन सब चीजों की जो होप्स थी वो काफी ज्यादा कम थी। मास्टर जाओशेन ने कभी भी हार नहीं मानी एंड उन्हें एक काफी ज्यादा जीनियस डिसाइपल मिला जो कि था लू फेंग, जिसने स्टार टावर को कॉम्प्रहेंड किया, जिसने ली युआन टेक्निक को कॉम्प्रहेंड किया। जब लू फेंग ने ली युआन टेक्निक को कॉम्प्रहेंड किया था जो कि युआन की टेक्निक थी ओरिजिन कॉन्टिनेंट की, तो उन्हें समझ गया था कि लू फेंग डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, कि काउंटलेस ईयर से ये जो टेक्निक है ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ी हुई है। काफी लोगों ने इसे कॉम्प्रहेंड करने की काफी ज्यादा कोशिश की लेकिन स्टिल कोई नहीं कर पाया। एक साधारण सा क्रिएचर जो कि ओरिजिनल यूनिवर्स है उसने इस टेक्निक को कॉम्प्रहेंड कर दिया, जिसका मतलब ये काफी ज्यादा जीनियस है। इसके बाद लू फेंग का जो ओरिजिनल यूनिवर्स का साइज था उसने भी मास्टर जाओशेन को पूरी तरीके से शॉक कर दिया था, क्योंकि लू फेंग के ओरिजिनल यूनिवर्स का साइज काफी ज्यादा एबनॉर्मल था। धीरे धीरे करके जैसे जैसे लू फेंग ने अपने जलवे दिखाए वैसे वैसे उनको लू फेंग के ऊपर और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया। विदाउट किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस के जो लू फेंग था वो 14 realm के अंदर भी नंबर 1 बन चुका था। फाइनली अभी वो गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर गया। ब्रेक थ्रू करते वो ऑलरेडी गॉड किंग लेवल के फर्स्ट लेवल के ऊपर पूरी तरीके से इनविंसिबल बन चुका है। इवन सेकंड लेवल के गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मास्टर जाओशेन की काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, काफी ज्यादा लंबे टाइम से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अचानक से उनके दिमाग में कुछ आता है एंड वो कहता है कि उनके जो दुश्मन है कि फूड किंगडम वाले हैं एंड उनके अंदर से जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है सेकंड लेवल के ऊपर गॉड किंग लेवल के, जिसका नाम है टियान कुन। भले ही जो लू फेंग है वो वुजियान पेट्रियार्क को हरा दे सेकंड नंबर के ऊपर है, लेकिन अभी भी लू फेंग काफी ज्यादा कमजोर है टियान कुन के खिलाफ। वो उसके साथ फाइट तो कर सकता है लेकिन उसे हरा नहीं सकता एंड अगर उसे हरा भी दिया तो वो उसे मार नहीं सकता। इसलिए मास्टर जाओशेन की मन ही मन सोचता है कि उन्हें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए जब तक लू फेंग और ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि जब लू फेंग इतना पावरफुल हो जाएगा कि मास्टर जाओशेन को भरोसा हो जाए कि वो टियान कुन को भी हरा सके तो फाइनली अपने आप को शो अप कर देंगे। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को फूड कंट्री का सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे जो टियान कुन होता है वो मेन सीट के ऊपर बैठा हुआ था एंड उसी की साइड के ऊपर हम लोगों को वुजियान पेट्रियार्क देखने के लिए मिल सकते थे। वुजियान एंड सिस्टर कहते हैं कि आपके ऑर्डर के बाद हम लोगों ने एक डिटेल प्लान बना दिया। हम ऑलरेडी सारे के सारे 4 स्टेट को घेर चुके हैं। हम यू स्टेट के ऊपर किसी भी वक्त अटैक करने के लिए तैयार है। लेकिन जस्ट हमें अभी अभी न्यूज मिली है कि जो लू है वो ऑलरेडी गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर चुका है। वुजियान पेट्रियार्क ऑलरेडी लू फेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लू फेंग ने इसकी अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी थी स्पेस ट्रेजर लैंड के अंदर। लेकिन वही जो लॉर्ड ऑफ कियांगटुंग
लूफेंग था उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लूफेंग से कहता है आफ्टर ऑल उसने ब्रेक थ्रू कर भी दिया तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये हमारी ओवरऑल सिचुएशन को नहीं चेंज करने वाला, मैं उसे इज्जत दे रहा हूँ एंड मैं उसके स्टेट के ऊपर हमला नहीं करने वाला, लेकिन अगर इस चीज के बाद भी अगर वो हमारे मामले के अंदर टांग अड़ाता है मैं उसके ऊपर सही में कोई भी दया नहीं बरतने वाला, मैं उसे 10 गुना ज्यादा पे करने के लिए मजबूर कर दूंगा। इस कुल मिला के जो बंदा था ये इस वक्त लू फैंग से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था। इसका इस वक्त मेन टारगेट था यू स्टेट, लेकिन यू स्टेट के अंदर ही जो लू फैंग था उसकी हुआंग सिटी की थी। ये हुआंग सिटी पहले जिजुआंग हाउ की हुआ करती थी। जिजुआंग हाउ बस एक चॉज मास्टर है, लेकिन असली जो यू स्टेट का रूलर है वो एक गॉड किंग लेवल का वॉरियर है जो कि सेकंड लेवल के ऊपर है। एंड यू स्टेट का जो असली रूलर है उसके साथ इनमें से कोई भी नहीं लड़ सकता, यानी कि टियानकुन के अलावा पूरे के पूरे फूड किंगडम के अंदर उसके साथ कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि वुजियान पैट्रियार्क, डाओ माओ मास्टर, लियो यू, गॉड किंग, कुंग फू सारे गॉड किंग लेवल के फर्स्ट लेवल के ऊपर है। जो यू स्टेट का एम्परर है वो अकेला इन सब लोगों को हरा सकता है, लेकिन इस वक्त इन लोगों की सिचुएशन ये थी कि इन लोगों को यू स्टेट के एम्परर को टॉर्चर करना था, यानी कि धीरे धीरे करके उसके सारी टेरिटरी के ऊपर हमला करना था। यू स्टेट के ऊपर गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स नहीं है, एक लौता बस वही एम्परर है, बाकी के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे चौज रिलम के ऊपर है। लोगों का कुल मिला के यही मिशन था कि जो यू स्टेट का एम्परर है वो इस वक्त युआन के स्पेस ट्रेजर लैंड के अंदर है एंड वहाँ पे उसे काफी ज्यादा नॉलेज है, तो वो वहाँ पे काफी सारे इनहेरिटेंस को अकेला पा सकता है। टियानकुन मास्टर बस इतना चाहता था कि जो ये यू स्टेट का एम्परर है ये उस स्पेस ट्रेजर लैंड से निकल जाए, एंड वो ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानता था कि 1-on-1 बैटल के अंदर लगभग टियानकुन मास्टर एंड यू स्टेट का मास्टर ये दोनों के दोनों सेम ही है। लेकिन अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात की जाए फूड किंगडम के सामने यू स्टेट काफी ज्यादा छोटा था। यू स्टेट के अंदर गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स नहीं थे, टियानकुन के साथ ऑलरेडी काफी सारे लोग थे जो कि गॉड किंग लेवल के फर्स्ट लेवल के ऊपर पूरी तरीके से इनविंसिबल थे। कुल मिला के जो बंदा है ये उसके स्टेट्स उसके टेरिटरी को कब्जा वगैरह करके उसके लोगों को हानि पहुंचा के उसको टॉर्चर कर सकता था एंड उसे मजबूर कर सकता था कि वो स्पेस ट्रेजर लैंड से बाहर आ जाए। ऑफ कोर्स इस वक्त इन लोगों को लू फैंग से कोई भी पंगा नहीं लेना था, इसलिए जो जियांग हाउ का स्टेट है जो कि उसने लू फैंग को दिया था तो ये उन एरियाज के अंदर हमला नहीं करेंगे क्योंकि इनको इस वक्त लू फैंग से कोई भी दुश्मनी नहीं करनी, लेकिन उसको छोड़ के ये हर एक पार्ट के ऊपर हमला करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को सिटी लॉर्ड मेंशन देखने के लिए मिलता है हुआंग सिटी के अंदर। जो सिटी लॉर्ड एंड डिप्यूटी सिटी लॉर्ड होता है मॉली मैंग और मोयूहू, ये दोनों के दोनों लू फैंग के पास आता है एक साथ। लू फैंग इन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने ज्यादा जल्दी में क्यों हो। लू फैंग इस वक्त उस बिल्डिंग के अंदर सिल्वर कलर के रॉब्स पहन के बैठा हुआ था, उसके हाथों के अंदर वाइन थी। मॉली मैंग तुरंत लू फैंग को बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, फूड किंगडम है वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से यू किंगडम से थोड़ा सा दूर रहता था, फाइनली अभी वो लू किंगडम के ऊपर अटैक कर चुका है, ऑलरेडी बॉर्डर टेरिटरीज के ऊपर अटैक कर दिया है। वो जो बॉर्डर टेरिटरीज के रूलर है वो सारे के सारे लू फैंग से मदद मांग रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो जितने भी चौज रिलम के वॉरियर्स है यहाँ पे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, उनको इस वॉर से भी डर नहीं लगता क्योंकि वो कभी भी अपनी जान बचा के यहाँ से भाग सकता है। दिक्कत यही थी कि उनकी टेरिटरी खतरे में थी एंड वो इस वक्त इन फूड किंगडम के रूलर्स के साथ नहीं भिड़ सकते थे अकेले। फूड किंगडम के बीच में एंड यू स्टेट के बीच में हमेशा से बहुत पुराने ग्रजेस थे, यानी कि इन लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा था, जैसे कि यांगफा एशियन कंट्री और थंडर एशियन कंट्री के बीच में होता है। लेकिन ये सारे के सारे जो चौज रिलम के वॉरियर्स थे वो इस वक्त अटैक नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऊपर से कोई भी ऑर्डर नहीं आया था इन्हें इस सिचुएशन के अंदर क्या करना है। फिलहाल ये सारे के सारे ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे। लिमैंग इस वक्त लू फैंग से पूछता है कि उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए। लू फैंग कहता है ऐसी वॉर की सिचुएशन के अंदर हमें हमेशा काम रहना चाहिए, जब जरूरत पड़े तब अटैक करना चाहिए, जब पीछे हटने का टाइम हो तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए। इस वक्त हम काफी ज्यादा मुसीबत के अंदर है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो यू किंगडम का किंग है वो भी इस वक्त काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर है। वो अगर वापस आता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी और वो अगर नहीं आता तो उसकी टेरिटरी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन जल्दी उसे कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही होगा। एंड इस वक्त सारे के सारे लोग उसी किंग के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद मॉली मैंग और मोयू थोड़े से शॉक हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लू फैंग किस चीज के बारे में बात कर रहा है। लू फैंग स्माइल करता है एंड कहता है तुम्हें जल्दी समझ जाएगा, यू किंगडम का जो किंग है वो ज्यादा टाइम डिले नहीं कर सकता। फूड किंगडम वाले ऑलरेडी धीरे धीरे करके नजदीक आते जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को एक बहुत बड़ा फिगर देखने के लिए मिलता है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था एंड इसके पूरे बॉडी के ऊपर काफी सारे बाल थे एंड इसकी आंखें भी काफी ज्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी देखने के लिए मिल सकती थी। इस वक्त काफी ज्यादा परेशान भी था, गुस्से में भी था एंड मजबूर भी था। फूड किंगडम का लॉर्ड उसके सर्वेंट्स आके कहता है कि फूड किंगडम के जितने भी लोग हैं जो काफी ज्यादा तेजी से टेरिटरीज को ऑक्युपाई करते जा रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी 32 लार्ज सिटीज के ऊपर अपना दबदबा बना लिया है एंड 7 चॉ स्टेट्स भी पूरी तरीके से हम हार चुके हैं। हमारी जो आर्मी है वो स्टिल झिझक रही है आगे बढ़ने के लिए, आपको जल्दी कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा। जो लॉर्ड ऑफ यू होता है वो काफी ज्यादा परेशान होता है, वो जानता था कि अगर फूड किंगडम वाले चाहते तो वो अभी तक इसकी सारी की सारी टेरिटरी ले चुके होते, लेकिन वो धीरे धीरे करके इसके टेरिटरीज को ऑक्युपाई कर रहा है ताकि वो इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सके, वो इसे फोर्स कर सके कि वो टियानी स्पेस को छोड़ सके। तो हमें ये जो फिगर दिख रहा है ये बस एक इनकाग्निशन है डिवाइन पावर का। इस बंदे की जो रियल बॉडी वो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है एंड टियानी स्पेस जिसके अंदर से इसे जाने के लिए कहा जा रहा है वो जगह इस बंदे के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। वहाँ पे ये ऑलरेडी काफी सारे रिसोर्सेज के बारे में जानता है एंड इसलिए जो लॉर्ड ऑफ टियानकुन है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो और भी काफी सारे फोर्सेस के साथ मिलकर इस बंदे को वहां से निकालना चाहता है। वही हम लोग को पता चलता है कि यू स्टेट के अंदर भी कुल मिला के
4 गॉड किंग लेवल के वॉरियर है, लेकिन ये जो 4 गॉड किंग लेवल के वॉरियर से ये थोड़े से झिझक रहे थे, क्योंकि अगर टियान कुन खुद सामने आ गया इन लोगों के इस फाइट के अंदर, अगर वो उतरता है तो ये चारों उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते एंड इन्हें अपने आप को रिकॉग्निट करना पड़ेगा। वो भी अगर उन्होंने टाइम पे नहीं किया तो ये हमेशा हमेशा के लिए मारे जाएंगे। तभी एक लड़की कहती है कि इस वक्त हमारे यू टेरिटरी के अंदर एक राक्षस है अल्टॉट। वो जो राक्षस है वो टियानकुंग को नहीं हरा सकता, लेकिन वो टियानकुंग से बिल्कुल भी नहीं डरता। वो बंदा वो ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल है, बिना किसी और एक्सटर्नल फोर्सेस की मदद के या फिर एक्सटर्नल हेल्प की मदद से वो अपने इस मुकाम के ऊपर पहुंचा है। पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी फोर्स इस बंदे को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करती। साथ ही साथ वो डायरेक्ट डिसाइपल भी है एम्परर चू का एंड साथ ही साथ गेस्ट ऑफिशियल यांग फेंग एशियन कंट्री का। आप लोग समझ चुके होंगे गाइस यहाँ पे किसकी बात हो रही है। यहाँ पे लू फेंग की बात हो रही है। लू फेंग ही एक लौता वो मॉन्स्टर है जो किसी के बाप से नहीं डरता, जो बस गॉड किंग लेवल के फर्स्ट लेवल के ऊपर पूरी तरीके से इनविंसिबल होने के बाद भी इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है इस वॉर के अंदर। वो लड़की कहती है कि अगर गॉड किंग लूए हमारे क्यू किंगडम को पूरी तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं तो पूरी तरीके से सिचुएशन बदल जाएगी। तो बाकी के 2 गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स थे वो लोग भी यही चाहते थे, लेकिन तभी यू स्टेट का किंग कहता है वो बंदा जो बिना किसी और एक्सटर्नल फोर्सेस की मदद से इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम्हें सही में लगता है कि वो कोई सेकंड रेट की कंट्री ज्वाइन करेगा, बल्कि उसे इवन यांग फेंग एशियन कंट्री की भी नीड नहीं है कि तुम सब लोग अभी यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद वो सारे के सारे यहाँ से चले जाते हैं। इस वक्त यहाँ पे हम लोगों को बस एम्परर देखने के लिए मिल सकते थे। अगर ये जो बंदा होता ये अकेला होता, मतलब एक लोन फिगर होता, ये आराम से टियानी रिवर के अंदर छुप के बैठ सकता था एंड इवन अगर वो पकड़ा भी जाता तो फिर भी उसे कोई डर नहीं था फाइट करने के लिए। लेकिन इस वक्त ये जो एम्परर थे ये अकेले नहीं थे, इनके पास इनकी खुद की ट्राइब थी, इनके बच्चे थे, इनके सबॉर्डिनेट थे एंड साथ ही साथ एक बहुत बड़ी कंट्री एंड काफी सारे स्टेबल रिसोर्सेज आउटपुट, ये सारे के सारे उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट थे। किंग मनीमन सोचता है कि लोए वो इतना ज्यादा पावरफुल है एंड उसका इतना ज्यादा भयानक पोटेंशियल है कि अगर वो चाहे तो आराम से उन 2 एशियन कंट्रीज को ज्वाइन कर सकता है एंड उसके अंदर उसे एक बहुत बड़ी एंड काफी ज्यादा हाई पोजीशन मिलेगी। लेकिन वो मेरे जैसी एक सेकंड रेट कंट्री को क्यों ज्वाइन करेगा। वन थॉट अगर वो खुद भी चाहे तो वो खुद भी अपनी खुद की एक सेकंड रेट कंट्री को स्टेबलाइज कर सकता है। वो बात अलग है कि अर्ली स्टेजेस के अंदर भले उसकी टेरिटरी थोड़ी सी छोटी होगी, वक्त के साथ जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी एंड काफी सारे लोग भी उसे ज्वाइन कर लेंगे। बट चाहे कुछ भी हो मुझे हाथ तो फैलाना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। लॉर्ड ऑफ किंग ऑफ यू थे, उसके पास एक बैकअप प्लान भी था। वो अपने एक दोस्त को भी पूछने वाले थे जो कि गॉड किंग लेवल का वॉरियर था। सबसे पहले अपने उस दोस्त को पूछने वाले थे, जिसके बाद वो लू फेंग के पास जाने वाले थे। लेकिन उनके जो फ्रेंड थे उनको भी अगर वो उनसे भी मदद मांगते तो बदले में उन्हें कुछ देना पड़ता एंड इस तरीके के जो वॉर है वो काफी ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है। डेफिनेटली ये जो सौदा होता है ये काफी ज्यादा महंगा साबित होता। लेकिन तभी ये जो बुढ़ा होता है इसके दिमाग में कोई आइडिया आता है। इसे याद आता है कि इसके पास लू फेंग के लिंक है। वो तुरंत अपनी बेटी को बुलाता है जिसका नाम था यू शियान टियानयू। इसी लड़की के जो सर्वेंट है वो ब्लैक बचर एंड सीओजी है। ब्लैक बचर तो आप लोगों को याद ही होगा जिसका खाना लू फेंग को काफी ज्यादा पसंद था। सीओजी वो बंदा था जिसको लू फेंग ने बचाया था। इसका एक और भाई भी था लेकिन वो मारा गया था। कुल मिला के ये जो 2 लोग थे ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर लू फेंग के काफी ज्यादा क्लोज थे, मतलब कुछ क्लोज लोगों के अंदर से ये क्लोज थे एंड ये इस वक्त इसी के कंट्री के अंदर सर्व कर रहे थे। तुरंत अपनी बेटी को बुला के इन सभी लोगों को अपने हॉल के अंदर बुला लेता है। जैसे सीओजी एंड ब्लैक बचर को पता चलता है कि उनको एम्परर ने बुलाया, वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इवन टॉट इन लोगों ने जिंदगी में कभी एम्परर को नहीं देखा था। एम्परर एक गॉड किंग लेवल के वॉरियर है, तो वो इनके जैसे एक इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर को क्यों देखना पसंद करेंगे। एंड सीओजी तो और भी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि वो तो बस एक वॉइड ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर था। आखिर ऐसा क्या काम होगा जिसके कारण एम्परर ने इन लोगों को पर्सनली बुलाया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को यू शियान टियानयू देखने के लिए मिलती है किंग ऑफ यू के पैलेस के अंदर एंड उसी के साथ हम लोगों को ब्लैक बचर एंड सीओजी भी देखने के लिए मिल सकता था। उसके कुछ फॉलोअर्स भी थे, वो सारे के सारे किंग ऑफ यू को ग्रीट करते हैं। ये बुढ़ा ब्लैक बचर एंड सीओजी की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं हुआंग सिटी के अंदर जाने वाला हूँ गॉड किंग लुओ से मिलने के लिए। मैंने सुना है कि तुम दोनों गॉड किंग लुओ को जानते हो एंड तुम उसके काफी तक क्लोज हो। जो सीओजी होता है वो कहता है गॉड किंग लुओ अगर वो नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। उन्होंने मेरी पूरी की पूरी ट्राइब को बचाया था। मैं बस एक साधारण सा इंसान था, एक लोकल ट्राइब का बंदा, लेकिन उनके कारण आज मैं इस पोजीशन के ऊपर हूँ। जो ब्लैक बचर होता है वो कहता है योर मैजेस्टी, जो गॉड किंग लुओ थे उन्हें मेरा रेस्टोरेंट काफी ज्यादा पसंद था। वो हमेशा मेरे रेस्टोरेंट के अंदर आया करते थे खाना खाने के लिए। एक्चुअल में इन लोगों को पता ही नहीं था कि जो लू फेंग है वो गॉड किंग लेवल का वॉरियर बन चुका है। ये चीज भी अभी अभी इस बुढ़े ने इन लोगों को बताई थी एंड ये चीज जान के ये लोग काफी ज्यादा शॉक थे कि लू फेंग इतनी जल्दी गॉड किंग लेवल का वॉरियर बन गया। इसके बाद ये जो बुढ़ा होता है वो इन सभी लोगों को उठाता है एंड स्पेस एंड टाइम के थ्रू तुरंत टेलीपोर्ट होते हुए हुआंग सिटी के अंदर पहुंच जाता है। इस बंदे को हुआंग सिटी के अंदर पहुंचने के लिए कुछ सेकंड्स भी नहीं लगे थे। लॉर्ड ऑफ यू होता है वो डायरेक्टली लू फेंग के केव के बाहर
बाहर आके खड़े हो जाते हैं एंड वो लू फेंग को आवाज देते हैं। इस वक्त ये जो लॉर्ड ऑफ यू थे वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। उन्हें पता था कि लगभग यहाँ पे आने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। वो लू फेंग को अपना कंट्री ज्वाइन करने के लिए बोलने वाले थे। वो जानते थे कि लू फेंग बिल्कुल भी नहीं करने वाला। उन्हें अंदर से काफी ज्यादा वियर्ड एंड काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था इवन लू फेंग से मिलने के लिए। मिला के इस बुढ़े को ऐसा लग रहा था कि लू फेंग इसके औकात के बाहर है। इससे ज्यादा मैं बात को नहीं खींचने वाला। वही ये जो बुढ़ा होता है इसके दिमाग में काफी सारे ख्याल आ रहे होते हैं। वो सोचता है कि स्ट्रेंथ के कंपैरिजन के अंदर लॉर्ड टियानकुन और ये इन दोनों के बीच में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जो लॉर्ड टियानकुन है उसके काफी सारे दोस्त है एंड ये जो बुढ़ा है इस बुढ़े ने ज्यादा दोस्ती नहीं की। ये ज्यादातर अकेला कल्टीवेट करने में ज्यादा भरोसा रखता है एंड यही रीजन है कि इस वजह से लू फेंग के पास आना पड़ रहा है मदद मांगने के लिए। एंड आफ्टर ऑल जो लू फेंग था वो यांगफे एशियन कंट्री के जो एम्परर चू थे उनका डायरेक्ट डिसाइपल था। जो टियानकुन था इसकी यांगफे एशियन कंट्री के अंदर काफी अच्छी खासी पहचान थी, यानी कि इसके आधी से ज्यादा जो दोस्त थे वो यांगफे एशियन कंट्री से ही थे। तो इसे लग रहा था कि कई जो एम्परर चू है वो भी इस बंदे का कोई दोस्त ना निकल जाए। अगर ऐसा हुआ तो कुल मिला के लू फेंग भी कुछ भी नहीं करने वाला। मतलब वो वही बात हो गई, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। इसलिए ये बंदा ट्राई देने के लिए आया था। तो आप देख सकते हो बंदा कितना ही ज्यादा नर्वस है लू फेंग से मिलने के लिए। तो लू फेंग नहीं मानता तो इस बंदे का एक सेकंड प्लान था कि ये गॉड किंग शू फेंग के पास जाएंगे मदद लेने के लिए एंड टेम्परली उन्हें कोई ट्रेजर वेजर मुंह पे मार के फेंकेंगे एंड लॉर्ड ऑफ टियानकुन को कुछ एक एपॉक्स के लिए रोकने के लिए कहेंगे। डेफिनेटली गॉड किंग शू फेंग के मदद से वो लॉर्ड ऑफ टियानकुन को एक एपॉक्स तक तो रोक सकता है। एक एपॉक्स के अंदर वो टियानी के अंदर बैठ के आराम से इस सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। बंदा जानता था कि ये एकदम काफी ज्यादा हड़बड़ाहट के अंदर कोई फैसला नहीं ले सकता, इसे टाइम चाहिए। एंड अगर एक एपॉक्स के अंदर भी अगर वो इस बंदे के साथ डील नहीं कर पाता उसके पास बस दो ही रास्ते बचेंगे। तो इसे अपनी असली बॉडी को खोना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त ट्रेजर लैंड के अंदर, या फिर इसे लॉर्ड ऑफ टियानकुन के साथ बैठ के कोई नेगोशिएशन करना पड़ेगा। बंदा लू फेंग को आवाज देता है, ब्रदर लुए मैं लॉर्ड यू शू। जैसी लू फेंग को इस बंदे की आवाज आती है वैसी लू फेंग बाहर आ जाता है सिटी लॉर्ड मेंशन के। लू फेंग ने इस वक्त काफी ज्यादा नॉर्मल से रॉब पहन के रखे थे सिल्वर कलर के। वो हमें उड़ते हुए डायरेक्टली ब्लैक बचर और इन लोगों के सामने आ जाता है। वो यू शांट यू, ब्लैक बचर एंड सीयूजी इन सब लोगों की तरफ देखता है। वही ब्लैक बचर एंड बाकी सारे लोग लू फेंग को देखते ही ग्रीट करते हैं। लू फेंग उनकी तरफ देख के स्माइल कर देता है। वही जो बुढ़ा होता है ये लू फेंग से कहता है मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है ब्रदर लू फेंग। मैं काफी ज्यादा पहले से आपसे मिलना चाहता था लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम आपस में मिल गए। ये जो बंदा था इसने काफी ज्यादा पहले लू फेंग को अपना डिसाइबल बनाने की भी कोशिश की थी जब लू फेंग बस एक इटर्नल लेवल का वॉरियर था। लेकिन तब जो लू फेंग था उसने रिफ्यूज कर दिया था कि यू किंगडम के बीच में एंड फूड किंगडम के बीच में काफी ज्यादा घमासान युद्ध होते रहते थे एंड लू फेंग इतने जल्दी फूड किंगडम के साथ दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। बात अलग है कि जिस दिन लू फेंग ने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कदम रखा था उसी दिन से उसका फूड किंगडम दुश्मन बन चुका था एंड इस वक्त उसका सबसे बड़ा गोल भी यही है कि उसे फूड किंगडम वालों को मजा चखाना है, बदला लेना है मास्टर जाओ शेंकी का। उस टाइम वो टाइम सही नहीं था इसलिए उसने एशियन कंट्री ऑफ यांगफांग को ज्वाइन कर लिया। जो लू फेंग होता है वो ब्लैक बचर एंड बाकी लोगों की तरफ देखता है, फिर स्माइल करते हुए वो बुढ़े की तरफ देखता है एंड कहता है चलिए हम अंदर चल के बात करते हैं। वही जो बुढ़ा होता है ये बाकी सभी लोगों को हुआंग सिटी के अंदर भेज देता है शॉपिंग वगैरह पेलने के लिए एंड घूमने फिरने के लिए। जब ब्लैक बचर एंड सीयूजी ये लोग हुआंग सिटी के अंदर घूम रहे होते तो इन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। हुआंग सिटी पहले के कंपैरिजन के अंदर भी काफी ज्यादा बदल चुका था, पहले से काफी ज्यादा गुना प्रॉस्परस हो चुका था। वही जब से सीयूजी का भाई मरा था सियोयुन उसके बाद ये बंदा कभी भी हुआंग सिटी के अंदर नहीं आया था। उसके भाई के मरने के बाद फर्स्ट टाइम ये बंदा हुआंग सिटी के अंदर आ रहा है। सीन शूट होता है हम लोगों को लू फेंग एंड बुढ़ा देखने के लिए मिलता है जो कि एक दूसरे के सामने बैठे थे। लू फेंग बुढ़े को खुद अपने हाथों से वाइन सर्व करता है। इस बंदे का जो नाम है वो काफी ज्यादा अजीब है, इसका नाम यू शू है एंड यू शू इन कुछ बोलने के लिए मेरे को काफी ज्यादा अजीब लग रहा है इसलिए मैं इसे फिलहाल के लिए बुढ़ा ही बोलूंगा। बुढ़ा लू फेंग से कहता है काफी टाइम से र्यूमर से ऐसी तुम गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू करोगे ब्रदर लू, आप पूरी तरीके से इनविंसिबल बन जाओगे फर्स्ट लेवल के अंदर। आज जब मैं उन र्यूमर्स को सच होते हुए देख रहा हूँ तो मुझे सही में भरोसा नहीं हो रहा। जो बुढ़ा था ये ऑलरेडी लू फेंग की बॉडी को फील कर चुका था, भले ये बस लू फेंग का एक इनकार्नेशन था, सिर्फ वो लू फेंग के फ्लैश को देख चुका था। लू फेंग का जो फ्लैश है वो ऑलरेडी सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। वो समझ सकता था कि बस लू फेंग का इनकार्नेशन इतना था पावरफुल है तो लू फेंग की रियल बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। जो लू फेंग होता है वो हंसते हुए कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फिजिकल बॉडी कल्टीवेशन लीनियज से बिलोंग करता हूँ इसलिए मेरी फिजिकल बॉडी थोड़ी सी अच्छी है, बाकी मेरी ट्रिक्स वगैरह बहुत बेकार है। उसके बाद लू फेंग बुढ़े की तरफ देखते हुए कहता है आज मैं जो कुछ भी हूँ एंड मेरे पास जो भी स्ट्रेंथ है उसके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है इसलिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। वही जो बुढ़ा होता है थोड़ा सा शॉक हो जाता है, इसे भरोसा नहीं हो रहा था लू फेंग इसे थैंक्स क्यों कह रहा है। वही लू फेंग कहता है जब मैं एक इटर्नल ट्रू गॉड था आपने अपनी बेटी यू शियान टियान्यू को हुआंग सिटी के अंदर भेजा था, उसने मुझे वॉइड मदर ट्री लीफ दिया था कि आपने भिजवाया था। वो जो चीज थी वो मेरी कल्टीवेशन के अंदर काफी ज्यादा काम आई थी। जब ये बुढ़ा इस चीज के बारे में सुनता है तो ये थोड़ा सा अजीब सा मुंह बनाता है क्योंकि वो जो वॉइड मदर ट्री की लीफ थी वो कुछ भी नहीं थी, वो बस एक ऑर्डिनरी सी लीफ थी। बुढ़ा यही कहता है वो लीफ तो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी सी थी। लू फेंग कहता है मैं जानता हूँ कि वो लीफ इस वक्त ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होगी, उस वक्त के हिसाब से वो जो लीफ थी वो मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई थी। सही में वो लीफ
लीफ लू फेंग के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई थी। उसी लीफ की मदद से जो लू फेंग था वो स्पेस लेयर्स को चीर पाता था, स्पेस लेयर को चीर करके वो चॉज लेयर के क्रीचर्स को पकड़ पाता था। उन चॉज लेयर के क्रीचर्स को पकड़ के लू फेंग ने अपनी कितनी सारी टेक्निक्स बनाई है। इवन थॉट लू फेंग आज भी चॉज लेयर के क्रीचर्स को पकड़ पकड़ के उन्हें कॉम्प्रहेंड करता है। एंड इस तरीके से लू फेंग को एक नया रास्ता मिल गया। इसी तरीके से बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के उसने खुद के बनाई टेक्निक की मदद से चॉज रिलम ट्रांसेंडेंट लेवल के अंदर टॉप लेवल का बीइंग बन चुका था। ये बुड्ढा कहता है कि वो वॉइड मदर ट्री का लीफ। एंड बुड्ढा जोर जोर से हंसने लग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लू फेंग भी मजाक कर रहा है। एंड वो कहता है ब्रदर लूए आप काफी ज्यादा पोलाइट हो, फिर वो एक ऑर्डिनरी सा लीफ इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर का क्या ही मदद कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। हाँ वो थोड़ी मोड़ी मदद कर सकता है कल्टीवेशन के अंदर, जैसा आप बोल रहे हो वो उतना भी स्पेशल नहीं था। लू फेंग ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, वो बस इतना कहता है कि उस टाइम उसे उस चीज की काफी ज्यादा जरूरत थी। एंड उस टाइम वो काफी ज्यादा गरीब भी था। जो बुड्ढा था इसे स्टार्टिंग में लू फेंग से मिलने में काफी ज्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। अभी जब ये लू फेंग से मिला था, लू फेंग के फ्रेंडली नेचर को देख के इसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। फाइनली लू फेंग से पूछ लेता है लूए मैं यहाँ पे आपसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। लू फेंग कहता है आप बता सकते हो। बुड्ढा कहता है कि आपको शी गाओ एंड यू गाओ की सिचुएशन के बारे में काफी तरीके से पता होगा। लू फेंग कहता है जब तक आप जिंदा हो तब तक वो आपके कंट्री यू गाओ को कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, वो उसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एंड ये चीज ये बुड्ढा भी काफी तरीके से जानता था, जिसे अपनी कंट्री की कोई भी फिक्र नहीं थी। इसे फिक्र थी शिगाओ की। शिगाओ भी इसी की कंट्री थी बट इससे थोड़ी सी दूर थी, यानी कि कुल मिला के ये सारी चीजें यू स्टेट के अंदर ही आती है। बुड्ढा कहता है मैं जानता हूँ वो यू किंगडम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बट वो मेरे लोगों को मार रहा है, वो मेरे यू स्टेट के लगभग 90% टेरिटरी को ऑक्युपाई कर सकते हैं। इवन वो बाकी के गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स को भी फोर्स कर सकता है कि वो यू किंगडम को छोड़ के चले जाए एक के बाद एक। मिला के टेरिटरीज नहीं रहेंगी तो ये गॉड किंग एंड चॉज रिलम के जितने भी वॉरियर्स है ये भी एक एक करके चले जाएंगे क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, टेरिटरी नहीं रहेंगी, तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिलाता है। लू फेंग समझ सकता था जिस लेवल के ऊपर ये बुड्ढा है उस लेवल के ऊपर इस बुड्ढे को अपने ऊपर भी फोकस करना पड़ता है, रिसोर्सेज के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है एंड ट्रेजर लैंड के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है। लू फेंग से कहता है कुल मिला के मैं इस वक्त काफी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर हूँ एंड मैं इस वक्त आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि आप इस वक्त एक मॉन्स्टर हो, आपके पास आर्ट ऑफ स्प्लिटिंग भी है, यानी कि लू फेंग अपने बॉडी को भी स्प्लिट कर सकता है अलग अलग हिस्सों के अंदर। एंड कुल मिला के जो लॉर्ड टियानकुन है वो लू फेंग का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। इसके बाद बुड्ढा कहता है ऑफ कोर्स मेरी ये जो रिक्वेस्ट है ये थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट होगी क्योंकि अगर एक बार आप एक्शन लेते हो तो आप पूरी तरीके से लॉर्ड टियानकुन के दुश्मन बन जाओगे। इसके बाद ये बुड्ढा कहता है एंड मैं ये चीज भी काफी इसी तरीके से जानता हूँ कि लॉर्ड टियानकुन वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो सेकंड लेवल के ऊपर है गॉड किंग लेवल के एंड उस बंदे के पास काफी सारा एक्सपीरियंस भी है। डेफिनेटली जब आप उसके साथ फाइट करोगे तो आप डिसएडवांटेज के अंदर होगे, इवन थॉट आप पिट भी सकते हो। एंड उस बंदी के पास तो काफी सारे दोस्त भी है उसके, तो काफी सारे सेवरल एम्परर जो कि यांग एशियन कंट्री के होंगे वो भी आपके साथ फाइट कर सकता है। सो अगर आप इन सब मसले के अंदर इन्वॉल्व नहीं भी होना चाहोगे फिर भी मैं समझ सकता हूँ। लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी खिलाते हुए कहता है वैसे बात तो आप सही कह रहे हो लॉर्ड टियानकुन, उस बंदे से दुश्मनी लेना सही नहीं होगा एंड उस बंदे से निपटना भी इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसके बाद बुड्ढा कहता है कि मैं आपके सामने कुछ कंडीशन रखना चाहूंगा, मेरे पास दो आइडियाज है। पहला कि मैं आपको यू किंगडम के अंदर ज्वाइन करवा दूं और आप पूरी तरीके से यू किंगडम के गॉड किंग बन जाए एंड नेचुरली मैं आपको काफी सारे फाइवडम्स दूंगा, यानी कि काफी सारी टेरिटरीज दूंगा एंड साथ ही साथ आपको काफी सारी रिसोर्सेज भी दूंगा। एंड अगर इसके अंदर थोड़ा सा और कम ज्यादा कुछ करना होगा तो वो हम आपस में डिटेल के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप मेरी मदद करने के लिए तैयार होते हो तो आपकी हर एक बात को माना जाएगा। सेकंड, अगर आप मेरी यू किंगडम को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो मैं आपका ये एक एहसान समझूंगा कि अगर आप मेरी मदद करते हो एंड इस एहसान के बदले में आप अपनी कंडीशन रख सकते हो एंड मैं अपनी तरफ से आपको कुल मिला के 100 मिलियन मैरिट्स की मदद कर सकता हूँ। साथ ही साथ आपको 20 चॉ स्टेट्स दूंगा एंड फ्यूचर के अंदर भी अगर कभी आपको मेरी जरूरत होगी तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। बुड्ढा ये सारी कंडीशंस रख तो रहा था लेकिन वो जानता है कि ये सारी की सारी कंडीशंस लू फेंग के सामने कोई भी वैल्यू नहीं रखती क्योंकि 100-200 मिलियन मैरिट पॉइंट्स कमाना लू फेंग के लिए एकदम बच्चों वाला खेल है। और रही बात उसके टेरिटरी शेयर करने की, तो लू फेंग ऐसी खुद का एक यू स्टेट बना सकता है अगर वो चाहे तो। बुड्ढा कहता है मैं जानता हूँ ये सारी की सारी चीजें अभी भी काफी ज्यादा कम है एंड वैसे भी अगर आप फूड किंगडम के अगेंस्ट जाते हो तो आपको काफी ज्यादा लंबे टाइम तक उन्हें ब्लॉक करना पड़ेगा, तो आपके लिए ये नॉर्मल है अगर आप मुझे रिफ्यूज भी कर देते हो तो। मतलब कुल मिला के जो बंदा था ये बहुत ज्यादा ही नर्वस था, इसे लगता था कि लू फेंग इसे डेफिनेटली मना करने वाला है। लू फेंग स्माइल करता है एंड कहता है मुझे यू किंगडम को ज्वाइन करने की कोई नीड नहीं है एंड रही बात आपके सेकंड ऑफर की तो आप मुझे 10 चॉ स्टेट दे सकते हो। 10 चॉ स्टेट के बदले में मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ फूड किंगडम को हराने के लिए। एंड ये चीज सुन के ये जो बुड्ढा होता है ये और ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसने लू फेंग को 100 मिलियन मैरिट पॉइंट्स देने का भी वादा किया था एंड साथ ही साथ 20 चॉ स्टेट देने का वादा किया था। लेकिन लू फेंग इस बुड्ढे से बस 10 ही चॉ स्टेट ले रहा है, बस 10 चॉ स्टेट लेके इस बुड्ढे की मदद करने के लिए भी तैयार हो गया। बुड्ढे को अपने कानों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। लू फेंग की तरफ देखता है एंड कहता है क्या
10 चॉ स्टेट। उसे लगा था लू फैंग अगर एग्री होता भी है तो वो उसके सामने और बड़ी कंडीशन रखेगा, लेकिन लू फैंग ने तो डिमांड को और ज्यादा कम कर दिया था। लू फैंग स्माइल करके कहता है कि आपको पता है एक गॉड किंग जिसके पास काफी सारा एक्सपीरियंस हो, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे माउंटेन सिटिंग गैस को ले सकते हो, जिन्होंने बस 10 चॉ स्टेट की मदद से अपना खुद का एक थर्ड रेट का कंट्री बनाया था। जिसके बाद ये जो बुढ़ा होता है ये ज्यादा टाइम पास नहीं करता, ये लू फैंग से कहता है तो ब्रदर लूए आप एक्शन कब लेने वाले हो। लू फैंग कहता है जब आप चाहो, किसी भी वक्त एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। ये चीज सुन के जो बुढ़ा होता है ये और ज्यादा खुश हो जाता है। इस बुढ़े को भरोसा नहीं हो रहा था, वो मन ही मन सोचता है अगर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के सारे गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स लू फैंग जितने हम्बल एंड अच्छे होते तो लिटरली मेरे काफी सारे दोस्त होते। ये बुढ़ा लू फैंग से कहता है एक दिन के लिए रुक जाओ। बुढ़ा कहता है मुझे लगभग एक दिन का वक्त लगेगा कि मैं आपके लिए 10 चॉ स्टेट अरेंज करा सकूं, क्योंकि वो जो 10 चॉ स्टेट है उनके अभी इस वक्त फिलहाल ओनर्स है। एक बार जब आप फूड किंगडम के साथ फाइट करना स्टार्ट करोगे तो उस टाइम और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी उन चॉ स्टेट को लेना। बुढ़ा कहता है कि इस वक्त वो जो 10 चॉ स्टेट है वो हुआंग सिटी के काफी ज्यादा नजदीक है एंड साथ ही साथ वो बॉर्डर एरिया के अंदर भी पड़ता है। वहाँ की सिचुएशन इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। वहाँ के जो ओनर्स है वो उन फायरडम्स को बेचने के लिए तैयार है। जैसी सिचुएशन बेटर होगी उनके प्राइस भी बढ़ जाएंगे, उनकी कंडीशंस भी काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। लू फैंग कहता है ठीक है मैं न्यूज का इंतजार करूंगा। वही ये जो बुढ़ा होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड जाते जाते बुढ़ा लू फैंग से कहता है ब्रदर लू आपने मेरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन के अंदर मदद की है, डेफिनेटली ये आपका फेवर फ्यूचर के अंदर रिपे करूंगा। लू फैंग बस स्माइल कर देता है एंड कहता है कि अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली आपसे पूछ लूंगा। इसके बाद बुढ़ा लू फैंग को बाय कहता है एंड बाकी 6 लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। 6 लोगों के अंदर यानी कि ब्लैक बचर, शी यू, उसकी बेटी एंड कुछ डिसाइपल्स। जो लू फैंग होता है वो सिटी लॉर्ड मेंशन के टॉप के ऊपर आता है एंड एक स्माइल करते हुए कहता है फाइनली अभी मुझे मौका मिलेगा लॉर्ड टियानकुन के साथ फाइट करने का। वैसे भी आज नहीं तो कल इसे लॉर्ड टियानकुन के साथ फाइट करनी थी, लेकिन लू फैंग के पास कोई रीजन नहीं था। फाइनली अभी लू फैंग के पास एक रीजन भी है। लू फैंग के काफी सारे रीजन थे इस वॉर को ज्वाइन करने के। पहला तो उसे उसके मास्टर का बदला लेना था, दूसरा वो उस ट्री लीफ के लिए सही में काफी ज्यादा शुक्रगुजार था उस किंग का, एंड तीसरा इस बंदे के साथ फाइट करके उसे फूड किंगडम के रियल स्ट्रेंथ का पता लगता, फ्यूचर के अंदर वो उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाता। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो क्रॉस लाइक करके बैठ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए एंड वो अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करता है। वही हम लोग को जिजियांग हाउ की सिटी देखने के लिए मिलती है, जिसके बॉर्डर सिटीज के ऊपर जितने भी सिटीज थे छोटे मोटे, उन सारे सिटीज के ऊपर ऑलरेडी कब्जा हो चुका था फूड किंगडम का, लेकिन जो मेन एरिया पड़ता है उसके अंदर अभी तक फूड किंगडम का कोई भी बंदा अंदर नहीं घुसा था। ये चीज देख के जो जिजियांग हाउ था वो काफी ज्यादा शॉक था, भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके आसपास की सारी सिटीज के अंदर अटैक हो रहा है बट उसके मेन स्टेट के अंदर कोई भी अटैक नहीं हो रहा। इस चीज का मतलब वो समझ सकता था, जानता था ये उसके कारण नहीं, ये बल्कि लू फैंग के कारण है। इस बंदे ने भी लू फैंग के इंटेलिजेंस का सब्सक्रिप्शन लेके रखा था, बेसिक वाला, प्रीमियम वाला नहीं। तो इसे अभी तक इतने अच्छे से पता नहीं था कि लू फैंग लिटरली अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है एंड इसने हाई लेवल इंटेलिजेंस का सब्सक्रिप्शन इसने नहीं लिया था क्योंकि ये थोड़ा सा गरीब था एंड लू फैंग की सब्सक्रिप्शन का प्राइस थोड़ा सा हाई था। एंड यही पे ये चैप्टर होता है खत्म। होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड इंस्टाग्राम पे जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं यार, इतने सारे लोग फॉलो करके रखे हैं, कम से कम लाइक कर दिया करो यार। लाइक करोगे तो मेरे नज़र के अंदर आओगे, मेरे नज़र में आओगे तो हो सकता है किसी दिन कोई डिस्काउंट मिल जाए या फिर फ्री में वीडियो दे दूँ। तो यार लाइक कर दिया करो यार, जो भी आपको स्टोरीज या फिर पोस्ट या फिर जो भी दिखता है लाइक कर दिया करो, वरना आपके होने का तो मतलब कोई मतलब ही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि डेड फॉलोअर्स हो। चलो कोई ना गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। एंड ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट पार्ट के ऊपर चल रहे हैं, इसके बाद बस एक ही चैप्टर है जो कि रिलीज़ हुआ है एंड वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।